V0/√2। ठीक बात है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यूज करा था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। देखो 0 से t के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, t/2। जो देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाया हुआ है, राइट। तो अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा तो ये वाली स्लाइड देख लो। जिनके पास मैथ्स है वो तो आसानी से देख लेंगे, जिनके पास बायो है वो देख लो भाई स्लाइड को। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे 0 से T, तो इसका आंसर क्या आएगा, t/2। इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी, तो एज अ रिजल्ट याद रखो। ठीक है बात है। उसके बाद मैंने इस ग्राफ में बताया कि क्या ये पी की वैल्यू दिख रही है सबको, I0 दिख रही, और एक रेड कलर से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, ये हमारी कौन है, IRMS, जिसकी वैल्यू है I0/√2। अब साइड में देखो मैंने रिजल्ट लिखा है, 0 से I0 तक कितना टाइम लगता है, t/4, और 0 से RMS करंट तक t/8, और RMS से I0 तब भी t/8। ठीक बात है ना। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में लिखा है करंट इज 5 एम्पियर और मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसको लेना है हमें RMS करंट। वोल्टेज लिखा है 220 वोल्ट और कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब 220 वोल्ट RMS वैल्यू। ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 220 वोल्ट AC और DC में कौन ज्यादा डेंजरस है, AC, क्योंकि 220 वोल्ट AC का मतलब RMS है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 220√2 और 311। DC में 220 RMS है और वही V0 है, यानी DC डिस्टिंग्विश नहीं करता RMS और V0 में, एक ही बात है। बट AC में RMS 220 है तो मैक्सिमम कितना है, 311, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होती है, इससे शॉक ज्यादा तेज लगेगा, फैटल शॉक होता है, डेथ हो सकती है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ओम्स लॉ के लिए अगर तुम V = IR लगा रहे हो, तो अगर V0 डाल रहे हो तो फिर I0 आएगा, और V RMS डाल रहे हो तो I RMS आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद हमने प्रूव करा था, शो दैट पावर लॉस इन प्योर रेजिस्टर इज I0² R/2 और I² R। इसकी डेरिवेशन हमने कैसे करी, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसका फॉर्मूला क्या है, I² R। कौन सा I, इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखना नहीं, बाद में कंफ्यूजन होगी तुम्हें। उसके बाद पावर को मैंने क्या लिखा, dW/dt, और I को क्या डाल दिया, I0 sin ωt, तो होल स्क्वायर करके इंटीग्रेट करें। अब ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी फिर से आ गया क्या, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन में क्या डालूंगा, t/2, 1 साइकिल के लिए। तो इससे मेरा एवरेज पावर क्या आ गया, I0² R/2 और I² R। अगर पावर इक्वल टू I² R यूज कर रहे हो तो कौन सी वैल्यू डालोगे, RMS, नोटिस करो। और I0 डालना चाहते हो तो फिर क्या डालोगे, I0² R/2, ये by 2 भी करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा होगा EMI के एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर तुमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी होगी तो ये कॉन्सेप्ट मिला होगा, और नहीं करी तो कर लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, प्योर कैपेसिटर, जिसमें हमने देखा V होता है V0 sin ωt और I होता है I0 sin ωt प्लस π/2। इस प्लस π/2 को देखकर क्या आइडिया लग रहा है मुझे, फेज डिफरेंस है π/2 का, और करंट लीड कर रही है वोल्टेज को बाई π/2। इस इक्वेशन 2 की डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में, मतलब मोस्ट ऑफली आएगी, दो में से एक आएगी, ये तो कैपेसिटर वाली या इंडक्टर वाली जो आज कराऊंगा। तो मैंने बोला करंट लीड करता है या फिर वोल्टेज लीड करता है, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, पिक्स, तो पी से मैंने क्या याद कर दिया, पॉजिटिव π/2 होगा आई वाले फॉर्मूले में, अगर तुम किसकी बात सोच रहे हो, कैपेसिटर की। फिर हमने कैपेसिटर में देखा XC का फॉर्मूला क्या है, 1/C ओमेगा, यानी C बढ़ाने पर XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ाने पे भी XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओम्स लॉ लगाएंगे हम, V = I, ध्यान देना IR लिखा है या IXC, XC, अब R मत लिखना गलत हो जाएगा। कैपेसिटर में XC बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट क्या है, ओम, और मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, लाइक रेजिस्टेंस, मतलब करता ही अपोज है। ठीक है। DC के लिए ओमेगा कितना है, 0, इसलिए XC क्या है, इसका मतलब कैपेसिटर से DC पास नहीं होगा।
इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इस नोट बनते हैं। एसी डीसी दोनों पर है, बट डीसी में तो हमेशा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आज कॉपी मेरी डालो एवरेज पावर लॉस इन कैपेसिटर। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा आता है, शो दैट एवरेज पावर लॉस इन कैपेसिटर इज 0। एवरेज पावर लॉस इन कैपेसिटर इज 0, ये मैं प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सी पावर निकालने की कोशिश करता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, P इक्वल टू VI। ये कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस। तो कौन सा वोल्टेज लोगे और कौन सा करंट लोगे, इंस्टेंटेनियस। क्या हम V को V नॉट साइन ओमेगा टी कह सकते हैं, सही है। और I को क्या लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी के साथ क्या लिखूं मैं, प्लस पाई बाई 2। परफेक्ट। कैपेसिटर में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है, I का फॉर्मूला I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। अब थोड़ा अगर यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच लगाएं तो मुझे लगता है ये बन जाएगा V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और जो राइट में लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्या इसको मैं कॉस ओमेगा टी कह सकता हूँ, सही है। सबको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। शुभम, डाउट आया क्या सर स्टेप में, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी को मैंने क्या लिख दिया है, कॉस ओमेगा टी। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, बढ़िया, दिखा सबको। तो डी डब्ल्यू को मैंने ऐसा लिख दिया है, डी टी को राइट में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो क्या ऐसा कह सकता हूँ, वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। लॉजिक लगाए, इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट क्या लगा रहा हूँ 0 टू टी, इसका मतलब मैं 1 साइकिल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। 1 साइकिल का मतलब है टाइम की लिमिट लगेगी 0 टू कैपिटल टी। चलो अब मेरी हेल्प करो, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या ले सकता हूँ मैं, बढ़िया, बिल्कुल सही, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, सबको पता है। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या 2 ओमेगा को भी बाहर ले सकता हूँ। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉस 2 ओमेगा, नोटिस करना, ओमेगा को मैंने ओपन कर दिया, इनटू कैपिटल टी, माइनस, अगली बार मैं टाइम को क्या डालने वाला हूँ, 0। ठीक है, अब कोई बता सकता है साइन 4 पाई कितना होता है, 0, बढ़िया, क्या 1, मतलब अगर 4 पाई को 0 करो तो ठीक है, अगर साइन 4 पाई कह रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, और क्या 360 डिग्री का मतलब एक राउंड लगा दिया, तो 4 पाई का मतलब क्या है, 2 राउंड लगा दिए, तो फिर से एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये कॉस 4 पाई को कॉस 0 कह सकता हूँ, तो लॉजिकली सोचो, हर 2 पाई का मतलब 0 डिग्री हो जाता है, तो क्या ये कॉस 1 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कॉस 0 है कॉस 0, हुआ या नहीं हुआ।
आई होप तुमको डाउट आया। रुको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। चलो मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ cos 0 कितना होता है? 1। एंड cos 4 पाई 1। ये बोलना चाह रहा हूँ, cos 4 पाई इज 1। तो क्या ये 1 माइनस 1 हो गया? कितना आ गया? 0। ये तो मैं प्रूव करना था कि एवरेज पावर कितनी होती है? 0। इसका मतलब कैपेसिटर पुअर डिवाइस है या गुड डिवाइस है? गुड डिवाइस है, पावर लॉस नहीं कर रहा, एडवांटेज है ना। हम चाहते हैं ऐसी डिवाइस जिसमें पावर लॉस बहुत ज्यादा हो या नेग्लिजिबल हो। अगर ऐसी कार बनाओ जिसका माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर हो, तो अच्छी कार मानेंगे या नहीं मानेंगे? अभी कार का माइलेज कितना होता है? 10-15, मैक्सिमम 20 के आसपास, उससे ऊपर नहीं होता। अब तुमने कार बना दी जिसका माइलेज है 50 किलोमीटर पर लीटर, तो इसका मतलब बहुत अच्छी कार मानी जाएगी वो। इसका मतलब उस कार में बहुत खास बात क्या है? पावर लॉस बहुत कम हो, तभी तो इतना ज्यादा एफिशिएंट है। तो कैपेसिटर मैंने कहा गुड डिवाइस है क्योंकि इसमें पावर लॉस कितना हो रहा है? 0। ठीक है, तो अगर मुझे करंट को कंट्रोल करना है और मेरे पास दो चॉइस है करंट को कंट्रोल करने की, आइदर आई कैन यूज रेजिस्टर और आई कैन यूज कैपेसिटर, देन विच डिवाइस वी शुड प्रेफर? कैपेसिटर। If you are using resistor, definitely there will be power loss in form of heat. तो रेजिस्टर यूज करना फर्स्ट चॉइस है या लास्ट चॉइस है? लास्ट चॉइस। मजबूरी में कैपेसिटर रेजिस्टर यूज करते हैं क्योंकि उससे पावर लॉस होता है। इसलिए अगर एसी को मुझे कंट्रोल करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट को, तो मैं फर्स्ट चॉइस कैपेसिटर चूज करूंगा इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगी। ठीक बात है? सबको इस टॉपिक का एम समझ में आया? इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि कैपेसिटर के एवरेज पावर लॉस कितना है? 0। तो अच्छी बात है, पावर लॉस नहीं हो रहा, मतलब काफी इफिशियंट डिवाइस है ये। ठीक है, करा बेटा मैंने, वो टाइम से डिवाइड करा, W/T लिखा है, वो अपॉन में T लिखोगी तो 0/T क्या हो जाएगा? तो इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको, 0/T 0 हो जाएगा। और मैंने दो बातें बताई, रेजिस्टेंस में हम R वर्ड यूज करते हैं, बट कैपेसिटर में हम XC वर्ड यूज करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक ऐसी चीज जो करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने दे रही, अपोज कर रही। रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, बट रेजिस्टेंस एसी और डीसी को डिस्टिंग्विश नहीं करता। चाहे एसी में लगाओ चाहे डीसी में लगाओ, रेजिस्टर रेजिस्टर ही रहता है, ना उसकी वैल्यू कम होती है ना ज्यादा होती है। बट कैपेसिटर डिस्टिंग्विश करता है, एसी को रोक जाने नहीं देता, डीसी को जाने देता है। ठीक है, अगर इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस तुम लोगों को समझ में आ रही हो, तो लेफ्ट साइड में बनाया है, जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाता जा रहा हूँ, दिख रहा है ग्राफ बॉटम वाला, ओमेगा के साथ जैसे जैसे तुम ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो, एक्सी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इसका अलावा हाई फ्रिक्वेंसी एसी के लिए कैपेसिटर गुड डिवाइस है। समझो मेरी बात को, अगर तुमने ओमेगा को बढ़ा दिया तो एक्सी क्या हो गया? कम हो गया। एक्सी कम हो गया तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक बात है, बट रेजिस्टेंस एसी और डीसी को डिस्टिंग्विश नहीं करता, मतलब चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, रजिस्टर 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा। बट एक्सी अपनी वैल्यू बदलता जाता है, डीसी के लिए इन्फिनिट, एसी के लिए कम कम कम, जितना बढ़ाते जाओगे ओमेगा उतना एक्सी कम होता जाएगा। जैसे इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे घरों में जो करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, कभी नोटिस करना उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कभी नोटिस करना किसी भी डिवाइस पे बल्ब वगैरह पे 50 हर्ट्ज लिखा होता है। हाँ, तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। अब यूएस अगर जाओगे तो यूएस में जो डिवाइस यूज करते हैं वो यूज करते हैं 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो यूएस में जो करंट आती है घरों में वो 50 हर्ट्ज पे नहीं होती, 60 हर्ट्ज वर्ड मैंने यूज कर। ठीक बात बोली? तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने से उनको फायदा मिल रहा है क्या? एक्सी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 110 वोल्ट क्यों यूज करते हैं वो अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी एडवांटेज है। 220 वोल्ट का अपना अलग एडवांटेज है, 110 वोल्ट का अपना अलग एडवांटेज है, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है,
आई होप सबको ये समझ में आया मैंने एवरेज पावर लॉस के बारे में क्या बताया। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो वोल्टेज का ग्राफ किसका फंक्शन था, साइन का, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। बट हमने कैपेसिटर में देखा था आई का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सही बात है, या आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी कह सकते हो। तो करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। इसका जो मैं करंट का ग्राफ बनाऊंगा वो साइन का फंक्शन है या कॉस का, तो देखो ध्यान से जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, क्या तुमको लग रहा है ये कॉस का ग्राफ है, तो एग्जाम में आ जाता है, या तो ड्रॉ करने को आता है या डिस्टिंग्विश करने को आता है, आइडेंटिफाई करने को। नहीं, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम नहीं होगी, हो सकती है बट इन जनरल नहीं होती, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। तो अगर तुम वोल्टेज और करंट को सेम करना चाहते हो तो उसकी कंडीशन क्या है, एक्स सी क्या कर दो 1। फॉर्मूले को ध्यान दो, जो मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से तुम्हें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर तुम वोल्टेज और करंट को सेम करना चाहते हो तो वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, एक्स सी इज 1 ओम। ठीक है, देखो दूसरा मैं बना रहा हूँ फेजर डायग्राम। क्या सबको वी नॉट दिख रहा है, करंट लीड करेगा या लैग करेगा, लीड करेगा, कितने एंगल से लीड करेगा, पाई बाई टू। आई होप सबको फेजर समझ में आया मैंने क्या बनाया, और ये सब बेसिक बात है, इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे आगे, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगी तुम्हें बाद में। X is 1 by omega c, average power loss is 0, but instantaneous power loss is Vi। फेज डिफरेंस 90 का, इसका मतलब जिस भी डायरेक्शन में वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आगे करंट होगा। और मैथ्स में सिखाया जाता है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, समझते हो ये बात। इसलिए अगर नोटिस करो करंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे बनाया है। तुम लोगों ने मेरी बात समझी मैंने क्या बोला, मैंने ये बात बोला मैथ्स ऐसा कहती है ये 0 डिग्री है ये 90 है, तो 90 को क्लॉकवाइज मानते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज ले लोगे तो मैं -90 लिख दूंगा क्या, मैथ्स एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलती है, जिसको मैंने -90 का है तुम इसको 270 भी कह सकते हो। पॉजिटिव से देखोगे तो 270, नेगेटिव से देखोगे तो -90। इसका मतलब मैं आइडिया डालना चाहता हूँ क्या, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव फॉर एंगल, ये मैथ्स का रूल है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी का क्या मतलब होता है देखो, ठीक है। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, इनिशियली या काफी टाइम के बाद, देखो मैं लिखा टी इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इस बात को मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो उससे क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है। फिजिक्स में तो जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सबको की दिख रही है, 2 ओम 3 ओम 4 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट एंड की। ठीक, अब ध्यान देना, जब हम की को क्लोज करेंगे तो क्या 10 वोल्ट से करंट निकलेगी, सही ना। मैंने वर्ड यूज करा स्टेडी स्टेट,
हाँ, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि जो करंट होती है वो इनिशियली इंक्रीज होती है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो गई है तब की हम बात कर, तुमने नोटिस करा? स्टेडी स्टेट का मतलब हमारी करंट क्या हो गई है? कांस्टेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर स्टेडी स्टेट है तो 4 माइक्रोफैरेड कैसा बिहेव करेगा? हेडिंग क्या है? देखो ऊपर हेडिंग क्या लिखी मैंने, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। इस बात का क्या मतलब है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को जाने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब जाने नहीं देगा। तो किसी और रास्ते से जाओ, यहाँ से जाना अलाउड नहीं, तो करंट फिर ऊपर चली जाएगी क्या? सेंस समझ में आया? और ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 3 में आएंगे। अगर 4 माइक्रोफैरेड से करंट नहीं जा रही है तो क्या 3 ओम पे जा पाएगी? क्योंकि सीरीज में लगाया मैंने। इसका मतलब 4 माइक्रोफैरेड ने करंट को नहीं जाने दिया तो 3 ओम भी बेकार हो गया। ठीक है? क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर? और ये मैं एसी के सेंस में बात कर रहा हूँ या डीसी? डीसी, ध्यान रखना डीसी के लिए बता रहा हूँ। ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2। 3 ओम काउंट नहीं होगा। नोटिस करा? इट इज नॉट पार्ट ऑफ सर्किट। स्टडी स्टेट में करंट जा ही नहीं रहा तो बेकार है। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कितना लिया है? नहीं दिखाया तो 0 मान लिया। तो क्या 5 एम्पियर होगी करंट? तो कुछ कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 3 में यूज होने चाहिए उनका एक्सप्लेनेशन चैप्टर 7 में है। हो सकता है चैप्टर 3 में मैंने कभी कुछ बताया हो ऐसे, बताया कभी? मैंने ऐसा रिजल्ट बताया हुआ कि भाई स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट पास नहीं होगी, और उसका एक्सप्लेनेशन अब दिया मैंने चैप्टर 7। वैसे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो उसमें भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर 7 में। तो 7 करने के बाद उसको करोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज में देखना मोस्ट ऑफली 5-6 क्वेश्चन में 5 होगा या 6 होगा, जिसमें एवरेज पावर पूछा हो। तो एवरेज पावर तो मैंने आप पढ़ाया राइट, एसी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा पर्पज है, सबका एक ही पर्पज है भाई, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखो मुझसे। मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। करंट नहीं जाता 0। अगर यहाँ 2 ओम नहीं होता तो करंट 0 हो जाता, करंट को रास्ता ही नहीं मिलता जाने का। फॉर्मूला क्या है? तो 10/0 या 10/इनफिनिट? कैपेसिटर तो ब्लॉक करता है, मतलब कैपेसिटर इनफिनिट ओम की तरह काम करेगा ना। नहीं आया समझे? अगर 2 ओम हटा दोगी तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ? 2 ओम मान लो नहीं है। 10 इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट में इनफिनिट, आर इनफिनिट हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी का मतलब एक्सी कितना हो गया है? देखो मैंने लिखा है, नहीं लिखा देखो बॉटम पे, एक्सी इक्वल टू इनफिनिट। एक्सी इनफिनिट होगा, करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 होगा सिर्फ कैपेसिटर वाले पार्ट में, नोटिस करा? बाकी कोई और पार्ट है तो करंट फ्लो होती रहेगी। नेक्स्ट डालो टॉपिक 3। इसका मतलब मैं तुम लोगों को अलग अलग टॉपिक की तरह पढ़ा रहा हूँ, प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल, फिर मैं पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन, एलसीआर को एक साथ लगा दूंगा। टॉपिक 3 ये डालो, प्योर इंडक्टर। प्योर वर्ड का मतलब समझ पा रहे हो? ओनली वन एलिमेंट एट अ टाइम, ओनली वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, तो आई होप सब लोग एसी का सिंबल पहचान रहे हो। ठीक है ना? वी का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा। क्या सबको इंडक्टर दिख रहा है, स्प्रिंग जैसा या सोलेनोइड जैसा? ठीक। मैं लगाना चाहता हूँ किरचॉफ।
ठीक है, तो किरचॉफ में लिखूंगा V, पहले V समझ में आया मैंने किसके लिए लिखा, इनपुट के लिए, AC के लिए, और इंडक्टर के लिए क्या लिखूंगा, माइनस एल डी आई बाई डी। क्या ऐसा हमने पढ़ा था EMI में, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है माइनस एल डी आई बाई डी। क्या इस V को मैं V नॉट साइन ओमेगा टी कह सकता हूँ, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा ये, दोबारा बोला ना, हाँ, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई। जो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंस्टेंटेनियस होता है, ध्यान रखना। मतलब जो तुम किरचॉफ चैप्टर 3 में पढ़ते हो वो और एक्सटेंडेड फॉर्म में भी चलता है। चैप्टर 3 में याद करो तुमने किरचॉफ कहाँ पे लगाया था, AC में। अब मैं कहा सॉरी DC में, अब कहाँ लगाना सिखा रहा हूँ, AC। और AC तो बदलता रहता है, इसका मतलब ये किरचॉफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए लगाया है मैंने। जैसे पावर तुमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था, ओनली पावर, वहां कोई वर्ड थोड़ी नहीं यूज करते थे एवरेज या इंस्टेंटेनियस, बट यहाँ पर मैंने AC में दो पावर यूज करी है, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। एवरेज मतलब टाइम इंटरवल 0 to T, और इंस्टेंटेनियस मतलब राइट नाउ। जैसे 10th 11th क्लास में तुम पढ़ते थे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो वैसे मैंने बोला पावर के दो फंक्शन होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। वैसे किरचॉफ भी मैंने यहाँ कैसा लगाया है, इंस्टेंटेनियस, V माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये V की वैल्यू क्या थी, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं चाहता हूँ इसको क्या करना, इंटीग्रेट। तो चलो भाई मेरी हेल्प करो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या लिखूं, माइनस कॉस ओमेगा टी या सिर्फ कॉस ओमेगा टी, माइनस आएगा नहीं आएगा, आएगा, बढ़िया। और डी आई का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया, आई। ठीक है, तो क्या ये ऐसा बन गया, माइनस V नॉट बाई एल ओमेगा। नोटिस करना, अब इस कॉस ओमेगा टी को मैं साइन की फॉर्म में लाना चाहता हूँ। अब मेरे पास दो चॉइस है, मैं 90 प्लस ओमेगा टी भी ले सकता हूँ और 90 माइनस ओमेगा टी भी ले सकता हूँ, बट एक ही चॉइस करेक्ट है, माइनस वाली। जो तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल परफेक्ट सोच रहे हो, रीजन दूंगा मैं भी। मैंने बोला था बहुत क्लियरली, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ ओमेगा टी पॉजिटिव हो, इंटरमीडिएट स्टेप में या फाइनल स्टेप में, फाइनली ओमेगा टी पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ साइन के पहले नेगेटिव लगा हुआ है क्या, नोटिस करो, क्या यहाँ साइन के पहले मैंने माइनस लिखा हुआ है, देख पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस माइनस को मैं कैसे मैनेज करूंगा, अंदर ले जाऊंगा, साइन के अंदर ले जा रहा हूँ उसको मैं। तो जब साइन के अंदर ले जाऊंगा तो क्या ऐसा बन जाएगा, माइनस 9 ओमेगा टी, माइनस 90 प्लस ओमेगा टी। तो मैं अपनी दोबारा बात रिपीट करता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ ओमेगा टी का टर्म कैसा हो, पॉजिटिव, इंटरमीडिएट स्टेप में या फाइनल, फाइनली होना चाहिए। इसका मतलब वाइजली चूज करना पड़ता है यहाँ पर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, कहाँ पे प्लस चूज करना है कहाँ पे माइनस, वो डिसाइड करना पड़ता है। अब इस V नॉट बाई एल ओमेगा को मैंने थोड़ी देर के लिए एक नाम दे दिया आई नॉट। तो क्या ये फंक्शन बन गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री और पाई बाई 2। ठीक लिखा है मैंने, वेयर आई नॉट क्या है, V नॉट बाई एल ओमेगा, या पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक बात है। तो अगर तुम ओम्स लॉ लगाना चाहते हो इंडक्टर में, तो V नॉट को क्या लिखना चाहिए मुझे, आई नॉट इंटू एक्स एल, और इस एक्सएल को मैं क्या बोलूंगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ध्यान दो मैंने V नॉट को क्या लिख दिया है, आई नॉट इंटू एक्सएल। उससे क्या फायदा हुआ, क्या आई नॉट से आई नॉट चला गया, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या बन गया, लेट वर्क या एल ओमेगा। एल ओमेगा को मैंने लेट वर्क से याद रखा है, एक्स सी होता है 1 बाई सी ओमेगा, तो 1 बाई क्लास वर्क से याद रखता हूँ।
तो जो मैंने क्वेश्चन 2 लिखी है इस पर लिख लो प्रूफ, इसका एग्जाम में प्रूफ आता है 2 मार्क्स। और कैपेसिटर या इंडक्टर में से किसी एक में से आएगा ही आएगा 2 मार्क्स, आएगा इंडक्टर और कैपेसिटर। आई होप तुम लोगों को ये बात क्लियर हुई कि मैंने कॉस को साइन 90 मैंने सीटा क्यों लिखा। देख लो भैया स्टेप, अगर प्लस लिखते तो बाद वालों में जो माइनस अंदर आता तो गड़बड़ कर जाता। मैंने बोला ओमेगा टी मुझे फाइनली कैसा चाहिए, पॉजिटिव। अगर तुम यहाँ कॉस ओमेगा टी को लिखते साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो फिर मैं माइनस अंदर जब ले जाता तो गड़बड़ हो जाता। तो फाइनली ओमेगा टी को पॉजिटिव होना ही होना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब अगर साइन के पहले पॉजिटिव है तो अंदर में प्लस ओमेगा टी लूंगा, साइन के आगे नेगेटिव है तो मैं ब्रैकेट के अंदर भी कैसा लूंगा, माइनस ओमेगा टी, जो अपने आप एडजस्ट होकर के प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक है, डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं समरी की फॉर्म में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा, सही। तो क्या एग्जाम में ग्राफ पूछ सकता है एक्सेल वर्सेस एल का, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, बताओ भाई। ओमेगा, परफेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तुमको ये सब ग्राफ बुक में मिलेगा ही नहीं, बुक में कहाँ ये सब रहता है। एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, फिर से स्ट्रेट लाइन, और इस बार स्लोप क्या देगा, एल। फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट पूछता है वो, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बस क्वेश्चन बनाते चले जाओ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दो ग्राफ बना दिए, बताओ किसका इंडक्टेंस ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है, बढ़िया, तो कौन, सेकंड। स्लोप का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल। एग्जाम में एप्लीकेशन पूछता है। डीसी के लिए ओमेगा कितना है, 0। तो एक्सेल 0, तो डिफरेंस महसूस करा। कैपेसिटर डीसी को नहीं जाने देता और इंडक्टर कहता है मोस्ट वेलकम, जाओ कोई दिक्कत नहीं। नोटिस करा, एक्सेल कितना है, 0, इसका मतलब 0 ओम की तरह बिहेव करेगा, 0 ओम लिख देता हूँ। तो इसका भी क्वेश्चन बना दूं, सेम क्वेश्चन बना देता हूँ। पिछली बार कितना रेजिस्टेंस लिया था, 2 और 3 ना, तो इस बार भी हम लेते हैं 2 ओम एंड 3 ओम एंड 4 मिली हेनरी। को क्लोज कर दिया। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, टाइम इन्फिनिटी। तो जो बैटरी से करंट आ रही है वो इंडक्टर से पास होगी या नहीं होगी, बताओ भाई। और 2 ओम से, उससे भी होगी, दोनों से पास होगी। इसका मतलब इस बार जब E इक्वल टू आई आर प्लस आर लगाएंगे तो ईएमएफ तो मुझे 10 वोल्ट दिख रहा है, कैपिटल आर कितना दिख रहा है, क्या कैपिटल आर तुमको 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में दिख रहा है, और 4 मिली हेनरी को हमने क्या मान लिया है, 0। ठीक बात है। तो 2 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6/5। तो आई कितना आ जाएगा, 50/6, राइट। हाँ, किसको,
क्योंकि अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा, डीसी के लिए ओमेगा क्या होता है, तो एक्सएल क्या हो गया, 0 ओम, मतलब जो वायर है उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इंडक्टर को 0 मान लिया, बाकी जो है वो है, चलता रहेगा। इसका मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव में एक कॉन्सेप्ट और बनता है, सीबीएसई में हम लोग बताते हैं सिर्फ स्टेडी स्टेट, कॉम्पिटिटिव में 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, वो अलग से सॉल्व करवाया जाता है। सीबीएसई में है नहीं, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूँ, स्टेडी स्टेट। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इंडक्टर को तुम्हें क्या मानना है, 0 फॉर डीसी। ध्यान रखना, मैं ये सारी बात किसके लिए बोल रहा हूँ, डीसी के लिए। हो गया नोट, ठीक है आगे देखो, वी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये याद करने में मुझे दिक्कत होती थी, मैंने एक ट्रिक बनाई, इंडक्टर की स्पेलिंग क्या होती है, सही है, आई से मैंने कहा आई वाले फॉर्मूले में, एन से क्या याद कर लिया है, नेगेटिव, आई एन डी से मैंने क्या याद कर लिया है, इंडक्टर। इसका मतलब इंडक्टर के आई वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तब। तो इस फॉर्मूले से तुम्हें ये सीखना चाहिए, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग, लैग, आई लैग्स बिहाइंड वी बाई 5, और वोल्टेज लीड्स करंट बाई 5। हाँ इसीलिए, या एक तरीका और है मेरे पास, वो भी सुन लो, शायद हो सकता है इससे तुम्हें हेल्प मिल जाए। ठीक है, मैंने सिविल लिखा है क्या, तो सिविल में मैं चाहता हूँ फर्स्ट 3 वर्ड को देखो, तो फर्स्ट 3 वर्ड को जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कैपेसिटर में आई और वी में पहले कौन आता है, आई पहले आता है, मतलब समझ में आ रहा है, लीड करता है, जो पहले आएगा वो लीड करेगा। तो सिविल से मैंने याद करा है, सी के फॉर्मूले में आई पहले और वी बाद में, मतलब आई क्या करेगा, लीड। अब लास्ट के 3 वर्ड देखो, इससे क्या दिख रहा है, वी आई एल, यानी वी पहले आता है और आई बाद में आता है, किसके फॉर्मूले में, इंडक्टर के, एल का मतलब इंडक्टर, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, वी लीड आई बाई 5/2, और सिविल में क्या लिखा है, आई लीड वी बाई 5/2। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कौन किसको लीड कर रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैपेसिटर में डेफिनेटली कौन लीड करेगा, आई, और वोल्टेज में वी, बस ये क्लियर रखो, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। अब इस बात को हम लोग समझते हैं फेजर डायग्राम से। क्या सबको वी नॉट दिख रहा है, तो इस बार करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, इसका मतलब नीचे जाएगा, कितने एंगल पे, 90। ये क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखो तुम लोग बना पाओगे, कोशिश करो इस बार ग्राफ बनाने की।
ठीक है, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ भाई तुम लोग। इंडक्टर के लिए वोल्टेज का मैंने बना दिया है, तुम लोग करंट का बनाओ। कॉस का ग्राफ बनेगा या कुछ और बनेगा? हाँ, नीचे से स्टार्ट होगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस ओमेगा। इस बार करंट का ग्राफ कॉस का है या माइनस कॉस का है? नीचे से स्टार्ट होगा। बनाने की कोशिश करो। लैग करना ना समझ में आया? नीचे से या पीछे रहेगा 90 डिग्री? अगर हो गया तो आगे बढ़े। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत जल्दी रिवाइज होता है। एग्जाम में तुम रिवाइज करने बैठोगे 1 आवर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट जरूरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत जल्दी होता है। अब इसमें एवरेज पावर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, जिन लोगों का नोट हो गया वो ट्राई करो। एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टर सॉल्व करके देखो, जीरो आता है या नहीं आता। जैसे मैंने कैपेसिटर का सॉल्व करा था एग्जैक्टली वैसा ही सॉल्व होगा इंडक्टर का। और मेरे हिसाब से एवरेज पावर जीरो आनी चाहिए। इस बार हमें क्या करना है? शो दैट एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टर इज जीरो। ट्राई करो, देखो कर पाते हो। शुरुआत क्या होनी चाहिए? हमें सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखो कैपेसिटर में मैंने यहाँ शुरुआत की थी, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था? वी आई। कौन सी पावर है? इंस्टेंटेनियस। तो वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस, करंट भी इंस्टेंटेनियस। वोल्टेज हम लोग क्या ले रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वी नॉट साइन ओमेगा टी। और आई को क्या लिख रहे हो? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस? बताओ भाई। देखो इस बार इंडक्टर की बात कर रहे हैं या कैपेसिटर की? तो देखो उसमें प्लस है या माइनस था? माइनस। अगर प्लस लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस लिखना है, प्लस नहीं लिखना। सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम होगा तो फिर मैं लिखूंगा क्यों? ऑलमोस्ट सेम बोला मैंने। क्या ये ऐसा बन जाएगा? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को क्या कह सकते हैं? बताओ भाई। माइनस कॉस ओमेगा टी। परफेक्ट। इस बार माइनस एक्स्ट्रा आ गया, राइट? अब क्या आइडिया आ रहा है, क्या करने वाला हूँ मैं? बढ़िया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
अब क्या कर दिया, इंटीग्रेट। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मुझे लगता है आना चाहिए कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा। पिछली बार देखो माइनस नहीं आया था ना। अच्छा तो यहाँ माइनस आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस, बिल्कुल ठीक। ओमेगा को मैंने ओपन कर दिया है। तो क्या फिर से कॉस 4 पाई बन गया है। एवरेज पावर का मतलब है डब्ल्यू टोटल अपॉन टाइम, इसका मतलब टाइम से और डिवाइड कर दो। वी नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा टी 1 माइनस 1 जो कि 0 आ गया। इसका मतलब इंडक्टर भी गुड डिवाइस है, इसमें भी कोई पावर लॉस नहीं हो रही। इसका मतलब हम प्रेफर करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर। वो भी बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर इंडिविजुअली इंडक्टर या कैपेसिटर यूज करोगे तो पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस नहीं होता इसलिए इसको हम बोलते हैं वॉट लेस करंट। सबने साथ ध्यान दिया मैंने क्या बोला, वॉट लेस करंट मतलब करंट तो फ्लो हो रही है बट वॉट लेस है, मतलब पावर लॉस नहीं हो रहा। हाँ मैंने अभी पीछे करा था, देखो यहाँ साइड में कहीं लिखा था मैंने, ये ग्राफ में लिखा था, ये लिखा था। तो अगर डेरिवेशन ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इसके पहले जो मैंने करी थी। ध्यान से देखो कैपेसिटर वाली कहाँ करी थी मैंने, ये ऑलमोस्ट सिमिलर, बस एक माइनस साइन का फर्क है, राइट। तो ये सब रट्टा लगाना है या इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए। मुझे पूरी डेरिवेशन याद होगी या सिर्फ इनिशियल पॉइंट रहता दिमाग में। इनिशियल पॉइंट रहता कि इंस्टेंटेनियस पावर से शुरुआत करनी है, बस बाकी सॉल्व करते जाओ बनता जाएगा। पूरा थोड़ी नहीं याद कर सकते, अगर पूरा याद होता तो माइनस वाली मिस्टेक मुझसे थोड़ी नहीं होती है ना। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसका मतलब हमेशा सोचते रहते हैं। इनिशियल पॉइंट दिमाग में रहता है कि भाई अगर हमें एवरेज पावर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करो, आ जाएगा एवरेज। किसी स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई मुझसे। चलो भाई एक दो अच्छे क्वेश्चन करें इस पे। सब लोग एनसीईआरटी ओपन करो, मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी में कौन सा करने लायक क्वेश्चन है। अभी तक मैंने इंडिविजुअल तीनों एलिमेंट पढ़ा दिए, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर। अब इसके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है तो मैं चाहता हूँ बुक ओपन करो, जहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है टिक करो, इसको रीड करना चाहिए तुम लोगों को। इंट्रोडक्शन को रीड करना चाहिए। इसमें बताया गया है AC इज बेटर देन DC वाई। तो इस इंट्रोडक्शन को रीड करना है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस इंट्रोडक्शन में कंपेयर किया गया है AC और DC में किसका क्या एडवांटेज है। ठीक है फिर 7.2 AC वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर। हाँ आ सकते DC में ले सकते हो। क्या 7.1 दिख रही है सबको, चेक करते जाना भाई अपनी अपनी बुक में। सर्किट दिख रहा है 7.2 देखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी राइट। जिसको मैं आई नॉट कहता हूँ एनसीईआरटी उसको IM कहता है, एक ही बात है। क्या ग्राफ दिख रहा है। ठीक है फिर देखो ऐसा कुछ लिखा है इंस्टेंटेनियस पावर, देखो ध्यान से। तो क्या ये प्रूफ है, इंस्टेंटेनियस पावर से कौन सी पावर निकाली है, एवरेज। देखो बुक में, और एवरेज में क्या लिखा है, I0 स्क्वायर R/2।
ठीक है, उसके बाद क्या मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करा है, देखो ध्यान से, इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन है, RMS, हाँ, I नॉट बाई रूट टू। तो कोई लिखा है क्या बुक में, बहुत छोटा सा देखो, ग्राफ नीचे कहीं मिला तुम लोगों को, हाँ मतलब फॉर्मूला कहाँ लिखा है RMS वाला, मैंने मार्क करा देखो, आई RMS इक्वल टू, जिसको आई कह रहा है, ये आई कौन सा है, RMS, I नॉट बाई रूट टू। ठीक है, एक बात और एनसीईआरटी में लिखी, cos 2ωt को जब इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 साइकिल के लिए 0, देखो लिखा है क्या, वैसे अगर sin 2ωt को इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अगर sin स्क्वायर ωt को इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/2। तो ये अगर रिजल्ट पता है तो यूजफुल है, अगर पता है तो। ठीक है, फिर उसके बाद इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करना, क्या बुक में कहीं 311 की बात करी गई है, ये हमारा कौन है, V0 ऑफ AC की मैक्सिमम वैल्यू है, 220 कौन सी होती है, RMS, और मैक्सिमम कौन सी है, 311। इन जनरल एग्जाम्पल 7.1 बहुत ही आसान है, 3 मार्क्स में आता है, जरूर करना चाहिए, चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा ये, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। पावर के 3 फॉर्मूले मुझे पता है, पावर इक्वल टू VI, I²R एंड V²। बस ये ध्यान रखना है, जो I और V लिख रहा हूँ ये हमेशा कौन सी वैल्यूज हैं, RMS, इस फॉर्मूले में RMS है, RMS। ठीक है, उसके बाद क्या हमने ग्राफ और फेजर डायग्राम देखा था रजिस्टर का। नेक्स्ट रीडिंग क्या है, इंडक्टर, जो आज तुम उन्हें पढ़ा, ग्राफ देख लो, फिर चॉप देख लो लगाया गया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए। फिर ढूंढो कहीं ऐसी क्वेश्चन लिखी, I0 sin ωt -π/2, मिल गया। फिर क्या एक्सेल मिल गया, L ओमेगा, जिसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। SI यूनिट क्या है, ओम। अब अगली क्लास में मैं इसका सब कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, इसे मैं सब टिक करा दे रहा हूँ, अच्छे से देख करके आना। क्या ग्राफ और फेजर दिख रहा है, ब्लू वाला वोल्टेज डॉटेड बनाया है वो कौन है, करंट। फिर देखो क्या इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करके एवरेज पावर 0 प्रूव करी, देखो 7.2 इजी क्वेश्चन है, जरूर हो जाएगा। इस ग्राफ पे हॉट्स देखो, मोस्ट ऑफ तुमको इसमें डाउट आने वाला है, 99.9% लोगों को डाउट आता है इस ग्राफ, पढ़ के आना है, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ढूंढ लो ये ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर है, ये बता दिया मैंने। ढूंढो क्वेश्चन 7.16, x इक्वल टू 1/c ओमेगा, फेजर डायग्राम एंड ग्राफ। फिर क्या इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करके 0 प्रूव करा गया, 7.3 पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस पे मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। 7.4 इजी है, अगली क्लास में 7.3 डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस ग्राफ पे भी लिखो हॉट्स, इस एक ग्राफ में 4 ग्राफ है, ध्यान दो, ये कोई पढ़ाता नहीं, सीधा एग्जाम में ही आता है, ये केस स्टडी बनकर 5 नंबर में, खाली ये ग्राफ 5 नंबर का है, एक ग्राफ, ध्यान से देखो 1 2 दिख रहे हैं, कई सारे ग्राफ हैं इसके अंदर, तो पढ़ के आओगे तभी अगली क्लास में समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड 7.5 लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बस यहाँ तक मैंने कहा करके आना है।
तो अगली क्लास में कोई डाउट होगा तो वो बताऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, एलसीआर सीरीज, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना करते हैं आज। गुड इवनिंग सर।